अच्छा, तो जो आप जो बात पूछ रहे हैं ना ऑटो टोकनाइजर की और ऑटो मॉडल की, वो बेसिकली ये है कि हमारे पास ना बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। मैं जो है आप तो अभी ये जो आपके लेफ्ट साइड पे जो आ रहे हैं टास्क है कि इस टास्क के लिए आप ये वाला लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टास्क के लिए ये वाला कर सकते हैं। तो हम इस पे आते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे ना। तो यहाँ पे बहुत सारे टास्क हैं। मैं जीरो शॉट क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करता हूँ। तो अब जो आपके राइट साइड पे जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं वो तमाम मॉडल्स है जो कि जीरो शॉट क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब हर मॉडल की अपनी एक इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसका एक आर्किटेक्चर होता है और वो आप जो है वो लोग करें। जैसे अभी बॉट है, अगर आप मोस्ट और नोट्स पे जाए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉडल मिले। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऐसी जो है वो क्लास बनाई जिसको आप ऑटो टोकनाइजर या आपके आपके पास जितने भी मॉडल्स हैं उनके अंदर तीन चीजें होती हैं। लास्ट टाइम डिस्कस किया था फेच डायग्राम की, ये वाले। आपके पास जितने भी मॉडल है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक टोकनाइजर होता है, एक मॉडल होता है, और एक जो है पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं। ये पोस्ट प्रोसेसिंग के स्टेप्स तो आपने खुद कोड करने होते हैं, लेकिन ये तो टोकनाइजर जो है और जो मॉडल है ये आपको अवेलेबल होता है। तो अब आप ऐसा समझेंगे अगर 100 मॉडल है, 100 मॉडल्स के अंदर टोकनाइजर भी है और मॉडल भी है, तो हर एक मॉडल की अपनी क्लास है, टोकनाइजर की अपनी क्लास है। तो कितना बेहतर हो कि अगर सिर्फ एक ऐसा फंक्शन बना दिया जाए जिसमें आप सिर्फ मॉडल का नाम बताएं और वो तमाम चीजें डाउनलोड करके दे दें। अब ये एक बेहतर चीज है, इससे आसानी होगी उन यूजर्स के लिए कि हम सब लोग भी तो हर मॉडल का नाम जो है वो जुबानी याद नहीं रख सकते। उसकी जो उसकी कोडिंग में उसकी क्लास का नाम क्या है उसको जुबानी याद नहीं रख सकते। तो इन्होंने एक फंक्शन बना दिया ऑटो टोकनाइजर और ऑटो मॉडल के नाम से। अब ऑटो टोकनाइजर क्या करता है कि जब भी आप किसी टोकनाइजर का नाम देंगे तो वो दोनों, अब आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई वो टोकनाइजर कहाँ पड़ा हुआ है, उस टोकनाइजर की एक्चुअल क्लास का नाम क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने ऑटो टोकनाइजर का इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपके पास जो है वो स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन भी है। उन स्पेसिफिक फंक्शन को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ ऑटो टोकनाइजर क्लास है, तो ये ऑटो क्लासेस है, ऑटो क्लासेस कहा जाता है। इसमें ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन भी है, ऑटो मॉडल फॉर कॉजल लैंग्वेज मॉडलिंग भी है। अब तो ऑटो टोकनाइजर जो है ये क्लास, इसको मैं नोट करता हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है। अब ये क्लास आपसे क्या आउटपुट मिलेगी, वो सिर्फ किसी मॉडल का नेम होगा या उसका पाथ होगा। ठीक है, वो किसी किसी मॉडल का नेम होगा या उसका पाथ होगा। अब मेरे पास एक मॉडल है, इसका नाम है बर्ड बेस अनकेस्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जा रहा है गूगल, गूगल का ये मॉडल है बर्ड बेस अनकेस्ड। तो सिंपली मैंने ये चीज कॉपी करनी और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देनी है मेरे पास मॉडल तो नजर दो। अच्छा, अगर मेरे को चीज पसंद नहीं भी आती तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ जो बर्ड का टोकनाइजर है वो डाउनलोड कर लूँ। लेकिन फिर मुझे याद रखना पड़ेगा कि जो बर्ड है उसको बर्ड कन्फिग कहा जाता है। और अगर कल को आप चाहते हो कि मैंने बर्ड को इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने डिजिटल बर्ड को इस्तेमाल करना है, तो इसका अपना एक अलग सा नाम है। तो ये फर्क है बेसिकली ऑटो मॉडल में और किसी और क्लास के अंदर। ऑटो मॉडल या ऑटो क्लास क्या करती है, आपकी आसानी प्रोवाइड कर देती है कि आपने सिर्फ मॉडल का नाम देना है और चीज जो है वो डाउनलोड हो जाए। तो ये था कि ऑटो क्या है और ऑटो मॉडल क्या है, या फिर कोई और नाम जैसे बर्ड या बर्ड कन्फिग या बर्ड मॉडल।
दूसरा जो आपका सवाल था इनपुट आइडियाज के हवाले से, अब वो मैं इस लेक्चर में एक दफा कवर कर लूंगा, मैं दोबारा फिर इसको देखना। अच्छा, तो आज हमने एक मॉडल को फाइन ट्यून करना है। जो फाइन ट्यूनिंग का होती है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि फाइन ट्यूनिंग और प्री ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे अपने पानी जो है खा लूँ, बैकग्राउंड में रखी थी। ये है। तो प्री ट्रेनिंग का होता है, प्री ट्रेनिंग होता है कि एक मॉडल है। ये जो है ये कोई मॉडल है, ठीक है, ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल का मतलब क्या है कि उसने कुछ नहीं सीखा और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है। आपने एक बहुत बड़ा डेटा सेट दिया उसको, और काफी दिन लगेंगे ट्रेनिंग में, ठीक है। कंप्यूटेशन पावर है, क्योंकि ये जो मॉडल्स की ट्रेनिंग होती है जीपीयू के ऊपर होती है, ठीक है। काफी दिनों का ट्रेनिंग के बाद आपके पास प्री ट्रेन मॉडल आया। मिसाल के तौर पर आपने वो जो मॉडल है वो ट्रेन किया था क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। क्वेश्चन आंसरिंग के लिए आपने ट्रेन किया। अब ये जो मॉडल है ये इंग्लिश लैंग्वेज पर ट्रेंड है, अज्यूमिंग दैट कि इंग्लिश लैंग्वेज पर ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मॉडल क्वेश्चन आंसर परफॉर्म कर सकता है, इस मॉडल ने जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है उसको अच्छी तरह से सीख लिया है। आपका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है कि कोई सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट है, प्रोनाउंस नाउंस वगैरह जो है वो मॉडल ने अच्छी तरह से लर्न कर लिया। तो अब अगर मैं कोई ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहता हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर तो परफॉर्म ना करे और टास्क परफॉर्म करे, कंडीशनिंग दैट कि वो इंग्लिश लैंग्वेज पे ही ट्रेंड होगा, मतलब कि वो जो टास्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही होगा। तो मुझे दोबारा से बड़ी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ट्रांसफर लर्निंग या फाइन ट्यूनिंग की तरफ जाऊंगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा कि मैंने ये प्री ट्रेंड मॉडल उठाया, इस प्री ट्रेंड मॉडल के पास एक तरह की लर्निंग पहले से मौजूद है। वो कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग मौजूद है। और मैंने उसको एक न्यू डाटा सेट पे दोबारा ट्रेन कर दिया। इसको आप फाइन ट्यूनिंग करना कहते हो। इसमें एक तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि मॉडल पहले से काफी कुछ सीख चुका है, ठीक है। और आपके जो डॉलर्स हैं, आई मीन जो कंजम्पशनल कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो भी आपकी बहुत कम होगी। तो आपके पास एक फाइन ट्यून लैंग्वेज मॉडल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये होता है फाइन ट्यूनिंग। अगर आप एक छोटे से एग्जाम्पल देखो, तो ये जो है ये प्री ट्रेनिंग का टास्क है। प्री ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि हम मॉडल को बता रहे हैं कि तुमने डिफ्रेंशिएट करना है किसी स्टार में या किसी सर्कल में। तो वो जितने भी सर्कल हैं उसने उनको लैदा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और जितने स्टार हैं उसने उनको लैदा कर दिया। अच्छा, अब ये जो स्टार है ये जो है 5 नोकों वाले हैं। इसमें जो 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके अंदर जो है 5 नुके हैं। अब अगर आप चाहते हो कि यही मॉडल, सेम मॉडल, इस मॉडल ने क्या सीख लिया कि मैंने दो स्टार को, जिसमें से जो स्टार्स होंगे उनकी 5 नुके होंगे, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। आप सेम मॉडल के लिए चाहते हो कि वो अब यह सीखे कि एक जो सर्कल है और वो स्टार जिसके 6 नुके हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और वो ये सीखे। तो इसके लिए आपको बहुत कम डाटा सेट जो है वो देना पड़ेगा, और जो मॉडल है वो सीख लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है फाइन ट्यूनिंग करना। आज हमने इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। पेजेस कैसे काम करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हम आज करने क्या जा रहे हैं। इसका कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं और इस चीज को देखते हैं कि हमने जब भी आज से पहले हमने बहुत सारे प्रोसेसिंग स्टेप्स पढ़े हैं, कि हमने वेक्टराइजेशन करनी होती है, टोकनाइजेशन करनी होती है। हमारे पास जब भी कोई टेक्सचुअल डाटा आता है, हम उसके ऊपर बहुत कुछ जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट में फेच डायग्राम, मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे कर रहे होते हैं। ये आप देखो कि आपके पास जो रॉ टेक्स्ट है जिस तरह का है, दिस कोर्स इज अमेजिंग। आपने उसको टोकन्स में जो है उसके बाद प्रोवाइड किया, टोकन्स के बाद आपने कुछ स्पेशल टोकन ऐड किए,
फिर आपने कुछ जो है वो आईडीज जो है, जो आपके टोकन्स थे उनको इनपुट आईडीज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है वो प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है कि आपने जब भी कोई चीज, जब भी कोई रॉ टेक्स्ट किसी मॉडल को पास करना है तो आप इसको प्री प्रोसेस करना है, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग में सबसे पहला काम जो है वो हमारा क्या है, प्रोसेसिंग द स्टेप। तो वी नो व्हाट आर इनपुट्स, वी नो व्हाट आर टोकनाइजर, वी नो व्हाट आर इम्पोर्टेंट, एंड वी नो मॉडल चेक। ये ये जो चार चीजें हैं इनके बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनपुट को इनकोड करना क्या होता है, मॉडल क्या होता है और मैसेज क्या होता है। अब इसके लिए हमारा काम ऑप्टिमाइजर को देखना है। मैं ना आपको ये समझाने से पहले एक मिसाल देता हूँ। आप ऐसा समझें कि आपके पास जो है वो कोई बाउंड्री है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पे आप हैं, ठीक है। ये दिस इज ह्यूमन। आपका पर्पस क्या है कि आपने जो है वो इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना है, इस ऑब्जेक्ट को अप्रोच करना है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो आईज है क्लोज्ड है। आईज जो है वो आपकी क्लोज्ड है, आपकी आंखों में पट्टी बंधी है, जो मतलब ये है कि आप देख नहीं सकते इस वक्त, ठीक है। आपने बगैर देखे यहाँ को पहुंचना है। आप जब एक कदम उठाएंगे, जब आप एक स्टेप उठाएंगे तो आपको दो चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। पहली चीज होगी कि आपका लॉस क्या है। लॉस से मुराद कि आप उस ऑब्जेक्ट से कितना दूर हैं, ठीक है। और दूसरा आपकी एक्यूरेसी होगी, आप उस ऑब्जेक्ट के कितना पास हैं, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा है तो उसका लॉस अज्यूमिंग कि वो 100% है, ठीक है। और उसकी जो एक्यूरेसी है वो 0% है। 100% लॉस का मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है, उसके बिल्कुल करीब नहीं है। जब हम अपने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और 0% एक्यूरेसी का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल भी करीब नहीं है। तो अब हम चलते हैं और इसको मिसाल के तौर पर, अब चूंकि हमने पट्टी बांधी हुई है, तो मान लेते हैं कि ये आदमी एक स्टेप उठाता है और वो यहाँ पर आ जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। इसे बताया जाता है कि भाई आपका जो लॉस है वो अभी भी 100% ही है, एक्यूरेसी जो है वो 0% ही है। क्यों? कि वो बजाय अपने ऑब्जेक्ट के, अपने डेस्टिनेशन के पास आने के उससे दूर हो चुका है। अब जब उसको अंदाजा होगा कि मैंने जब गलत कदम उठा लिया है, सो ही विल अगेन टेक दिस स्टेप, ठीक है, ये स्टेप उठाएगा। आप उसको बताते हो कि आपका जो लॉस है वो हो गया है अब 98%, ठीक है। तो मतलब कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कितने की है, 2% की इम्प्रूवमेंट आपने कर ली है। और जब उसे पता लगता है कि मैंने 2% इम्प्रूवमेंट कर लिया तो ही टेक्स दिस स्टेप, वो यहाँ पे आ जाता है। तो आप उसको बताते हो कि भाई तुमने जो है वो 99% का लॉस है, मतलब कि तुम्हारा लॉस ज्यादा हो गया, तुम जो है दोबारा ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर हो गया, एंड 1% की एक्यूरेसी पे। तो वो कोई स्टेप उठाता है और वो यहाँ पे आ जाता है। अब आप उसे इन्फॉर्म करते हो कि तुम्हारा जो लॉस है वो अराउंड 50% है, ठीक है। और जो तुम्हारी एक्यूरेसी है वो 50%। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप उसे आप दो चीजें बता रहे हो और वो इन दो चीजें के बाद अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है कि हर स्टेप पे वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। एंड देयर विल बी सम टाइम कि जब वो जहाँ पहुंच जाएगा और उसकी जो लॉस है वो डिक्रीज होके अराउंड 2% हो जाएगा, मतलब कि बहुत कम लॉस हो जाएगा। और जो एक्यूरेसी होगी वो 98%, ठीक है। यही सेम काम जो है हम जब किसी भी डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं वहां पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑप्टिमाइजर क्या है, अब हम ऑप्टिमाइजर को देखते हैं। ऑप्टिमाइजर का मतलब ये है कि कोई भी जो डीप लर्निंग मॉडल है वो कितना बेहतरीन स्टेप उठा सकता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्टिमाइजर होते हैं। आपके पास एडम है। एडम के अलावा आप, अगर मैं यहाँ पे लिखने के बजाय कुछ एक लिस्ट निकाल लूँ, लिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजर इन डीप लर्निंग, आपके पास ये ग्रेडियंट डिसेंट है, एसजीडी है, अरे डेल्टा, एसजीडी, आरएमएस प्रॉप, एडम, ठीक है। ये जो एडम है इसका एक वर्जन है एडम डब्ल्यू, ठीक है। हम एडम डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं।
तो इस ऑप्टिमाइजर का मतलब ये है कि आपका जो डीप लर्निंग मॉडल है उसने जो टारगेट अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए वो कितना बेहतरीन स्टेप उठा सकता है। उसके बाद हमारे पास प्रिडिक्शन है। अच्छा, प्रिडिक्शन क्या होती है? अभी मिसाल के तौर पर हमारा जो मॉडल है वो ट्रेंड नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कह लो कि आपके पास एक मॉडल है, आपने उसे इनपुट दी है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आउटपुट होगी तो मतलब कि 1 प्लस 1 प्लस विदाउट 4 5, ठीक है। अब आपका मॉडल जो है वो इनिशियली ट्रेंड नहीं है। आप उससे कहते हो कि अगर मेरी इनपुट जो है वो 1 है तो आउटपुट क्या होनी चाहिए? मॉडल कहता है कि भाई अगर आपकी इनपुट 1 है तो आपकी आउटपुट जो है वो 3 होनी चाहिए। लेट्स से वो कहता है 3 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या है? वो 2 है। जो मॉडल ने बताई वो 3 है। अब आप इसके दरमियान लॉस कैलकुलेट करते हो। लॉस मतलब यही है कि कितने परसेंटेज उसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप कहते हो कि भाई तुमने जो है वो मुझे 50%, लेट्स से 50% गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? लॉस कैलकुलेट करते हुए आपके पास जो मॉडल ने प्रिडिक्शन की है वो भी होती है, और जो आपकी एक्चुअल आउटपुट थी होती है। आप इन दोनों के ऊपर एक फॉर्मूला लगा कर लॉस की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, और लॉस कैलकुलेट करने के बाद आप उस लॉस को मॉडल को परफॉर्म करते हो। यहाँ पे हम लॉस ले रहे हैं, वहाँ पे फिर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए जाते हैं ना। इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कि आपके पास हर एक मॉडल की बैक प्रोपगेशन होती है। डीप लर्निंग की बैक प्रोपगेशन होती है, उसके अंदर आप ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट करते हो और आप उसके बाद इनको अपडेट करते हो। इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स कि आप क्या करते हो, आप अपने पैरामीटर्स को बदलने की कोशिश करते हो। आप जब मॉडल, जैसे कि आप इस एग्जांपल पे देखो कि जैसे उसे पता लग रहा था कि मैंने जो गलत कदम उठा लिया है लॉस पे, तो अपने स्टेप्स को चेंज कर रहा है। आप सिंपली वो डीप लर्निंग मॉडल पे ये करने की कोशिश करते हैं। जब उसे पता लगता है कि मेरा लॉस जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो वो कुछ चेंजेस करता है अपनी वैल्यूज के अंदर ताकि उस लॉस को कम कर सके। हमारा मकसद 100% लॉस को कम करना नहीं होता। हमारा मकसद बस ये होता है कि जितना भी कम लॉस किया जा सके, ठीक है। तो ये एक फाइन ट्यूनिंग का जो थ्योरेटिकल ओवरव्यू है कि हम फाइन ट्यूनिंग या किसी भी डीप लर्निंग मॉडल की जो ट्रेनिंग है वो कैसे परफॉर्म होती है। तो अब हम अपना जो कोडिंग, अच्छा ये कोडिंग है, इस बार कोडिंग जो है वो सारी यहाँ पे होगी गूगल को लैब पे। उसकी वजह ये है कि मेरे पास बेसिकली जीपीयू सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो हम सारी गूगल लैब पे कोडिंग कर रहे हैं। और ये हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना है, उनको अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स, डेटा सेट्स इवेल्युएट, और उसके बाद दोबारा डेटा सेट को, अच्छा ये जहाँ यहाँ पे आगे कहेगा कि रिस्टार्ट द सेशन, तो माइक भी बोले बोला नहीं है, उसको चलाते हैं। अच्छा, अभी कोलैब होपफुली आप लोग जानते होंगे कोलैब पे कैसे काम करते हैं। अगर आपने कोलैब के ऊपर जीपीयू को रन करना है तो आपने यहाँ पे आना है जीपीयू रन टाइम, और आपने टी फॉर जीपीयू जो है वो कर लेना है। अगर आपके पास $10 है तो आप $10 दे के बाकी भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहला काम क्या है कि प्रोसेसिंग द डाटा, हमने डाटा को प्रोसेस करना है। तो अब मैंने टॉर्च, जो पाई टॉर्च लाइब्रेरी है उसको पहले इंपोर्ट किया। फिर ट्रांसफॉर्मर्स जो लाइब्रेरी है वो हगिंग फेस की तरफ से, उससे मैंने ऑटो टोकनाइजर और ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन की इंपोर्ट की। इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने जिस मॉडल को फाइन ट्यून करना है वह है बर्ट बेस्ड अनकेस्ड। अच्छा, ये मॉडल बेसिकली करता है क्या? पहले हमें देखने की जरूरत है। ये मॉडल मास को फिल करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मास मैं सेंटेंस देता हूँ, दिस इज इज अब वो क्या है ये मॉडल बताएगा। मैं उसको कहता हूँ मास। तो
इट्स अ काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक, दिस इज अ प्रिटी, सो व्हाट। वो मॉडल बताएगा कंप्यूट करके कि देखते हैं अभी हमें क्या ये जवाब देता है। ये बता रहा है कि दिस इज अ प्रिटी गर्ल और साइट और थिंग और डे और बाय, ठीक है। तो ये मॉडल किस बात पे प्री ट्रेन किया गया कि आप लोग को सेंटेंस देना है और उस सेंटेंस में से एक लफ्ज हटा लेना है, एक लफ्ज को आपने, एक वर्ड को आपने रिमूव कर देना है। मॉडल आपको बताएगा कि उस वर्ड की जगह पे क्या आता है। तो वो बता रहा है कि भाई 78% प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे गर्ल आता है, 54% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर जो है वो साइट आता है, और 41% है कि यहाँ पे थिंग आता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ भी दें तो आप से जो है वो रन कर सकते हैं। तो ये मॉडल क्या कर रहा है, ये मास्क फिलिंग कर रहा है। ये इस टास्क के ऊपर प्री ट्रेन हुआ था। मैंने इसे कौन सा टास्क परफॉर्म कराना है, वो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का है। मैं चाहता हूँ कि ये मॉडल जो है वो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का टास्क परफॉर्म करे। लेट मी फर्स्ट चेंज माय इंटरनेट। सर मेरा एक सवाल है, वो फाइन ट्यून से रिलेटेड है, मॉडल ट्रेनिंग के रिलेटेड है, प्री ट्रेनिंग। जी कुछ। जी सर, मैंने सपोज किया एक मॉडल ट्रेन किया है, वो एक रोमन टेक्स्ट है, रोमन डाटा है। वहाँ पे उसको डाटे को ट्रेन किया मॉडल। मॉडल अब उस पर ट्रेन हो गया। फॉर एग्जांपल मॉडल मैंने ट्रेनिंग की है कि वो सुसाइड डिटेक्ट करे आपके टेक्स्ट में से कि आइदर आइदर ये बंदा सुसाइड कर रहा है या नहीं। अब मेरे डाटा ने ऑप्टिमाइजर भी उस पर सही लगे, उसने भी ठीक कर दिया, उसकी एक्यूरेसी भी ठीक आ गई, लॉस फंक्शन भी ठीक आ गया, सारा मॉडल टेस्टिंग और ट्रेनिंग पे सारा कुछ उसने ठीक दिया। ना उसमें बायसनेस थी, ना उसमें वो थी वेरिएंस थी, वो ठीक हो गया। अब जब मैंने उसको बना दिया उसके स्ट्रीमलेट पे ऐप, तो मैंने उसको चलाया, तो वो जो डाटे जिस पे मैंने ट्रेन किया था उस तरह के डाटे पे वो सही प्रिडिक्शन दे रहा था टेस्टिंग साथ। लेकिन जब मैंने जैसे ही उसे इंग्लिश टेक्स्ट दिया ना, तो वो सही प्रिडिक्शन नहीं दे रहा था। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि आप सिर्फ रोमन डाटा पे ही उसको कर सकते हो, वो डिटेक्ट कर ले कि आपका जो डाटा है ये लैंग्वेज और है, इस पर ट्रेन नहीं है। मैं आप ये कहना चाह रहे हो कि अब मॉडल आपको ये भी बताया कि ये जो लैंग्वेज आपने इनपुट में दिया है ये रोमन है या इंग्लिश। जी तो इसके मतलब। लिए आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा कि आपको जो है वो इसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो ये है कि आप दो मॉडल बनाओ। आप दो मॉडल बनाओ। ये मॉडल जी आपका बेस मॉडल है जिसने वो क्लासिफिकेशन परफॉर्म करनी है, और इस मॉडल में आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस दे दी उसे, इंग्लिश उर्दू जी फारसी और जो भी। और ये मॉडल आपको बताएगा कि वेदर दिस लैंग्वेज इज रोमन और, अगर ये मॉडल आपको कहता है कि भाई ये रोमन लैंग्वेज है, तो आप हम्म, इसकी जो जो इनपुट आई है वो यहाँ से अगर रोमन है तो वो इनपुट आप इधर पास कर दो। अगर वो कहते हैं हम्म, कि रोमन लैंग्वेज नहीं है तो आप यूजर को बताओ कि भाई दिस इज नॉट रोमन लैंग्वेज, द मॉडल इज हम्म, नॉट ट्रेंड टू predict the sentences of some other language। हम्म, आपसे ये जवाब तो इस आसान हल ये होता है कि बजाय इसके कि आप ये काम करो, आप सीधा स्ट्रीमलीट ऐप के ऊपर ये मेंशन ही कर दो कि भाई दिस मॉडल इज ओनली। हर मॉडल के हमेशा कुछ कंस्ट्रेंट होती है, कोई भी ऐसा एआई मॉडल नहीं होगा जिसके कंस्ट्रेंट नहीं होंगे, और उस जी कंस्ट्रेंट्स में वो मेंशन की जाते हैं। वो चाहे जी इमेज काम करता है, टेक्स्ट पे काम करता है, उसे कंस्ट्रेंट्स को हमेशा मेंशन किया जाता है कि इसके कंस्ट्रेंट है। आप इसके बाहर जाकर सवाल पूछेंगे तो आपको ये अच्छी आउटपुट नहीं देगा। सो दिस इज नॉट अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, आप सिंपल से मेंशन कर दो तो काम हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। एक या मेंशन कर दो, या आप एक मॉडल अलग से बनाओ जो ये डिटेक्ट करे कि रोमन वो है या बहुत नहीं। मुश्किल काम है ना, वो बहुत हम्म मुश्किल काम है। आप दोबारा एलएसए के मॉडल बनो। ठीक। तो सर अगर हमें लो लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे रोमन और उर्दू, इसका डाटा आपने इस पे काम किया, ये हमें कहाँ से मिलेगा? आपको कोई आइडिया है अच्छा डाटा? अगर ये मुझे किसी ने। कुछ आइडिया तो नहीं है क्योंकि इन जो लैंग्वेज का डाटा खास मिलता नहीं है, या जी तो जी। खुद बनाना पड़ता है, सर्च किया जा सकता है, शायद किसी ने काम किया हो। बहुत मैंने सर्च किया था लेकिन एज सच उस तरह का डाटा एक्यूरेट नहीं मिला। वो डाटा पे प्रोसेसिंग, एक बकायदा प्रोसेसिंग बहुत हैवी करनी पड़ेगी। वो तो फिर है क्योंकि इन चीज़ों पे काम नहीं हुआ, इन लैंग्वेज पे काम नहीं हुआ।
थैंक यू ठीक सर। है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ड बेस्ड अनकेस मॉडल है वो कॉजल लैंग्वेज मॉडलिंग परफॉर्म करता है कि आपने एक सेंटेंस में से एक वर्ड को हटा लिया और वो आपको ये बताएगा कि भाई इस वर्ड की जगह पे क्या आता है। अच्छा, तो ये काम मैं इससे क्या करवाना चाहता हूँ, मैं इसको फाइन ट्यून करना चाहता हूँ। मैं फाइन ट्यून करके इससे करवाना चाहता हूँ कि ये मुझे ये बताया कि ये जो सेंटेंस है, कोई सेंटेंस है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये दोनों डिफरेंट टास्क है ना। एक टास्क तो ये है कि वो आपको ये बताएगा कि भाई इस वर्ड की जगह पे क्या आता है। ठीक है। दूसरा टास्क कौन सा है? दूसरा टास्क ये है कि आपको ये बताया कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये दोनों डिफरेंट टास्क है। लेकिन मेरा मॉडल पहले से उसको इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ठीक है। कि अगर कोई मॉडल किसी वर्ड को प्रिडिक्ट कर पा रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसको अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है। अब मुझे इसको सिर्फ फाइन ट्यून करना है। तो यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ कोड्स है, अच्छा, सीड क्या होता है? सीड होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारे ऐसे कोडिंग फंक्शन है जिनके जरिए से आपको रेंडमली कोई नंबर जनरेट करवा सकते। मैं कहता हूँ कि भाई ये 1 to 10 जो है वो कोई रैंडम नंबर जनरेट जो है वो मुझे करके दो। अब जब भी आप उस कोड को रन करोगे तो आपको 1 जनरेट कर देगा, कभी 9 कर देगा, कभी 8 कर देगा। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये जो बार बार जनरेशन हो रही है ना, ये कांस्टेंट होनी चाहिए कि अगर एक दफा आपने 8 मॉडल ने या कोड ने 8 जनरेट किया है तो उसको दोबारा भी 8 ही जनरेट करना चाहिए। तो हम उस पर सीड को सेट कर देते हैं। हम सीड को की वैल्यू देते हैं और वो सेम जनरेशन होती है। ठीक है। अगर मैं ये आपके सामने जो है वो आपको डिस्प्ले करके दिखाऊं, मैं लिखता हूँ टॉर्च डॉट मैनुअल सीट 42, टॉर्च डॉट आई थिंक रैंडेंट 1 to 10। साइज चाहिए, स्प्लिट करेंगे 1। तो उसने मेरे पास जो है वो एक जो नंबर जनरेट किया वो 7 है। मैं ये वाली जो है स्टेटमेंट जो है सो कमेंट कर देता हूँ। अब मैं अभी 6 जनरेट हुआ, 8, 5, 1। ठीक है, रैंडमली जनरेशन हो रही है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो अब आप देखोगे अब हर दफा 7 ही जनरेट होगा, कोई और नंबर जनरेट नहीं होगा। अब मैं इसका काफी फायदा होता है डीप लर्निंग मॉडल्स को बनाते हैं। तो ये काम मैंने किया कि मैंने इसका सीड सेट किया कि मैं चेक पॉइंट आया। चेक पॉइंट का मतलब ये है कि वो जो मॉडल मैंने डाउनलोड करना है उसका नाम ऑटो टोकनाइजर वी नो, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, इस पे काम किया हुआ है। ये तो लाइनें एक्सप्लेन करने की खास जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ आप टोकनाइजर डाउनलोड कर रहे हो और मॉडल डाउनलोड कर रहे हो। अब ये सीक्वेंस है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हगिंग फेस कोर्स माय होल लाइफ, या दिस कोर्स इज अमेजिंग। अब ये दोनों को तो दोनों स्टेटमेंट है, इनको मैंने जो वन की क्या कहते हैं, उनको वन का लेबल दिया है। मैंने उनको बोला है कि 0 मीन्स नेगेटिव, 1 मीन्स पॉजिटिव। तो मैंने उनको वन का लेबल दिया। मैंने यहाँ पे टोकनाइजेशन परफॉर्म की, अपने मॉडल को जो सीक्वेंस है ये पास किया और उसको बताया कि पैडिंग करनी है, ट्रिकेशन करनी है, और मुझे आउटपुट में पाई टॉर्च टेंसर रिक्वायर्ड है। और मैंने अपने बैच को ये बताया कि इसका लेबल क्या होगा। अब जैसे कि ये वाला जो लाइन है इसका लेबल है 1। 0 मीन्स नेगेटिव और 1 मीन्स पॉजिटिव। ठीक है। और इसको मैंने बताया कि ये भी 1 है। ठीक है। मैंने बताया कि दोनों सेंटेंसेस 1 है। ये मुझे अब अपने इनपुट जो डाटा सेट बना रहा हूँ उसके अंदर मुझे ऐड करना होगा। ये चीज मैनुअली ऐड करनी होगी, तो मैंने मैनुअली ऐड कर दी 1 ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने ऑप्टिमाइजर लाया हूँ अपने लिए। अब एलएमडब्ल्यू ऑप्टिमाइजर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप हगिंग फेस पे जाएंगे, हगिंग फेस पे चेक करेंगे तो वहां पे आपको ये लाइन इस तरह दिखेगी, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट एडम डब्ल्यू। बट आपने याद रखना है कि दिस लाइन नाउ गिव्स एरर, कि उन्होंने एडम डब्ल्यू को ट्रांसफॉर्मर से रिमूव कर दिया। दिस लाइन गिव्स एरर, राइट। तो ये लाइन अब एरर देगी। अब जो है वो सिर्फ यही है, फ्रॉम टॉर्च डॉट ऑप्टिमाइजर फ्रॉम इंपोर्ट एडम डब्ल्यू। ओके।
तो मूवी को मैंने ऑप्टिमाइजर जो है वो अपना इंस्टॉल कर लिया या डाउनलोड कर लिया। ठीक है, मैंने लॉस कैलकुलेट किया, लॉस कैलकुलेटर है, ये मेरे वो इनपुट है। मैंने मॉडल को बताया कि भाई ये मेरा बैच बैच क्या है, बेसिकली प्रोडिक्शन परफॉर्म होगी। प्रोडिक्शन परफॉर्म होने के बाद कोई ना कोई लॉस होगा। वो लॉस के जरिए से मैं अपनी जो है वो क्या कहते हैं डेरिवेटिव्स को अपडेट करूंगा, ग्रेडियंट्स को, या आप सिंपल इनवर्स, सिंपल वर्स, बैक प्रोपिगेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तमाम चीज़ों को डाउनलोड करता हूँ। कोलैब के ऊपर एक फायदा ये भी है कि चीज़ें कुछ फास्ट डाउनलोड हो जाती हैं। तो शायद अभी हम उसको नोट भी करें। अब ऐसे ये 440 मिलियन है, 440 MB का है। पर आप देखें कितना फास्ट डाउनलोड हो गया। कंडीशनिंग डेट की आपके पास एक अच्छा इंटरनेट हो, तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है और ये सारे प्रेशर परफॉर्म होंगे। मैं लॉस कैलकुलेट करता हूँ। मेरा भी लॉस जो है वो 0.66% है। लॉस मैक्सिमम जो खराब लॉस हो सकता है वो 1% है। और सबसे अच्छा लॉस वही है जो जितना जीरो को अप्रोच करे। ठीक है, तो 0.1% इज अ गुड लॉस। 0.2%, अगर आपका लॉस 1% है या 1% स्टॉप हो गया है, तो फिर तो आप समझे मॉडल जो है वो तबाही। तो इस लाइन ऑफ कोड को हम दोबारा रन कर लेते हैं। ये जो लाइंस होती है, ये कोई भी आपके सिस्टम में मॉडल इंस्टॉल, मॉडल कह रहा हूँ, कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रही होती है। कई दफ़ा हम चाहते हैं कि हम दोबारा इसको रीरन करें, तो इनको आप कमेंट कर दिया करें ताकि ये चीज़ें रन हो। अब हमने एक डाटा सेट इंस्टॉल करना है, ग्लू और MRPC। अच्छा, हम देखते हैं कि ये ग्लू और MRPC बेसिकली क्या है। ग्लू का मतलब है जनरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एवेल्युएशन। ये एक डाटा सेट है जो कि इस यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो इसकी वेबसाइट है, क्योंकि ये एक ऐसा डाटा सेट है जिसके जरिए से आप पता करते हो कि ये एक डाटा सेट नहीं, इट इज अ बंच ऑफ डाटा सेट, अ बंच ऑफ डाटा सेट। तो अगर मैं इसका पेपर के हैविंग फेस में देखते हैं। हाँ, तो ये आपके पास ग्लू डाटा सेट है। ठीक है, सो इट इज अ बंच ऑफ सिलेक्शन ऑफ डाटा सेट। ये डेटा सेट्स क्यों बनाए गए थे? ताकि जब भी आप कोई NLP ऐप बनाएं या मॉडल डिवेलप करें, तो आप उस मॉडल को चेक कर सकें वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सके। बेसिकली हमें ट्रेन करने के लिए और दोबारा टेस्ट करने के लिए डेटा सेट रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमने ये डेटा सेट जो है वो डेवलप किया ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट मिलेंगे, AX है, कोला है, MNLI है। हम जिस पे काम कर रहे हैं वो MRPC है। ये MRPC डेटा सेट क्या करता है, ये आपको बताएगा। इसमें दो इनपुट है, सेंटेंस वन, सेंटेंस टू। सेंटेंस वन और सेंटेंस टू, अगर ये दोनों इनपुट्स, ये दोनों सेंटेंस एक ही बात कन्वे कर रहे हैं, तो उनका लेबल है वन, मतलब कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर ये दोनों एक बात कन्वे नहीं कर रहे, डिफरेंट बात कन्वे कर रहे हैं, उनका लेबल जीरो होगा, वो नॉन इक्विवेलेंट। इससे भी आप ये फर्स्ट इनपुट देखो जिसका इंडेक्स नंबर जीरो है, कि Amrozi accused his brother, whom he called the witness, of deliberately distorting his evidence. फर्स्ट सेंटेंस इसमें बता रहा है कि उसने अपने भाई को इस बात का अ, इस बात का इल्जाम दिया कि उसने जो एविडेंस है उनको खराब किया। Referring to him as only the witness, Ambrosi accused his brother of deliberately distorting his evidence. तो दोनों सेंटेंसेस में सेम बात कही गई है। Now let's look at the first or the second index. Second index. Owned Dominic's before selling the chain to Cive in 1998. यहाँ दोनों में डिफरेंट बात है। यहाँ पे कुछ 1998 की बात कर रहा है, $2.5 बिलियन की। बट यहाँ पे बात हो रही है 1995 की, समथिंग अराउंड $693 million या $1.8 बिलियन इन 1998। यहाँ पे उसने $1.8 बिलियन की बात
1998 को मेंशन किया है, बट दोनों सेंटेंस में बात अलग हो रही है, ठीक है, कोई नॉट इक्विवेलेंट। अब मैं अपने मॉडल को फाइन ट्यून करना चाहता हूँ कि जब मैं उसको दो सेंटेंस दूं तो वो मुझे ये बताए कि वेदर दीज टू सेंटेंसेस आर इक्विवेलेंट और नॉट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि हम क्या करना चाहते हैं इससे? तो जी सर, अब जो ये इसमें एमआरपी से, जी इसमें जी, आप ये बता रहे हैं कि दो मॉडल का हमने प्रिडिक्ट करना है कि इधर वो दोनों बराबर है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बता रहे हैं। है ना ना, ये बताना है कि ये दोनों सेंटेंस एक ही बात कन्वे कर रहे हैं ठीक है, या ठीक है। डिफरेंट बात कन्वे कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके, गॉट इट। आप जब आप डाटा सेट डाउनलोड करोगे तो आपके पास तीन सेट ऑफ डाटा सेट डाउनलोड होंगे। एक ट्रेन है, एक वैलिडेशन है और एक टेस्ट है। और उसके अंदर जो आपके पास जो कॉलम्स होंगे वो सेंटेंस वन होगा और सेंटेंस टू होगा। उसका लेबल होगा आइदर वन जीरो, तो जीरो का मतलब है कि इक्विवेलेंट है, तो जीरो, जीरो का मतलब है नॉट इक्विवेलेंट, वन का मतलब है इक्विवेलेंट। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से मैंने अपने जो है वो डाटा सेट डाउनलोड करना है, ग्लू एमआरपीसी। तो ग्लू क्या है? बंच ऑफ डाटा सेट, बहुत सारे डाटा सेट, और उनमें से कौन सा करना है? एमआरपीसी वाला। तो यहाँ पे डाटा सेट डाउनलोड हो रहा है, अब इसको हम रन करते हैं। तो ये वो सेम ये चीज़ है जो भी हमने देखी थोड़ी देर पहले, सेंटेंस वन होगा, सेंटेंस टू होगा और लेबल होंगे और इंडेक्स। अभी अगर आप एक, अब चूंकि ये डिक्शनरी है डाटा सेट की, उसमें भी तीन डाटा सेट है, एक ट्रेनिंग सेट रहता है, वैलिडेशन का सेट रहता है, टेस्ट का सेट रहता है। तो ट्रेनिंग वाले में नंबर फ्लोज कितनी है? 3000 समथिंग, वैलिडेशन में 408 और टेस्ट वाले में 175। तो मैं जो है वो इस डाटा सेट में से ट्रेन और अलहदा कर रहा हूँ, और उस अलहदा करने के बाद उसका फर्स्ट इंडेक्स देख रहा हूँ। उसमें आप देखो सेंटेंस वन ये है, सेंटेंस टू में ये लिखा हुआ है, उसका लेबल वन है और इंडेक्स नंबर जीरो। अच्छा, लेबल का क्या मतलब होगा? अगर आप यहाँ पे देखो कि ये हम फीचर्स देखते हैं, तो सेंटेंस वन क्या है? ये कोई स्ट्रिंग है। सेंटेंस टू क्या होगा? ये भी स्ट्रिंग होगी। लेबल क्या होगा? ये क्लास लेबल की क्लासों की लेबल है। अगर ये जीरो है, इट मीन्स नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर वन है, इट मीन्स इक्विवेलेंट। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पाइथन में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। अब चूंकि ये जीरो वाली इंडेक्सिंग पे आ रहा है, इट इज नॉट इक्विवेलेंट। तो और इंडेक्स का इंडेक्स बस ये है कि वो कौन सी नंबर फ्लोर है। ओके, इसी तरह से अगर आप चाहो तो 15 नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 15 नंबर इंडेक्स के ऊपर कौन सा सेंटेंस पड़ा हुआ है आप वो देख सकते हो। 87 पे क्या पड़ा हुआ है आप वो देख सकते हो। अब हमने प्रोसेसिंग को परफॉर्म करना है, तो हमने अपना टोकनाइजर जो है वो डाउनलोड कर लिया ऑटो टोकनाइजर से, ठीक है। और हमने इसको दोनों मॉडल, सॉरी दो मॉडल कह रहा हूँ, दोनों सेंटेंस पास कर दिए। अ, जब मैंने दोनों सेंटेंस पास कर दिए, अब हम देखते हैं। ओके, मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ कि यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास इनपुट आईडीज हैं, और क्या है इनपुट आईडीज के अलावा तो काफी बड़ी जो है वो बन रहा है। यहाँ पे आपको इंडक्शन मास होगा समवेयर ये। तो 2 मिनट, ये पैडिंग होगी इसकी। सेट
स्टिल जो है हमारे पास काफी बड़ी इनपुट आ रही है। हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ सेम चीज है। टोकनाइजर क्या कर रहा है, टोकनाइजर को आपने दो सेंटेंस पास किए, जैसे अच्छा यहाँ पे वो बड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो आप अपने डाटा सेट डाउनलोड किया है ना, उसके अंदर तो काफी लॉन्ग सेंटेंसेस है, इस वजह से आप उसको सर से देख नहीं पा रहे। तो अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस के ऊपर सेम काम परफॉर्म किया। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द सेकंड वन, ठीक है। अब क्या हुआ कि टोकनाइजर को आपने दो सेंटेंस पास किए, टोकनाइजर ने आपको दोनों सेंटेंसेस की जो इनपुट आईडीज है वो फ्राहम कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक अटेंशन मास्क है और एक टोकन टाइप आईडीज है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारी चीजें सादे समझा दूं, मुमकिन हो सके तो। नहीं, ये पेड नहीं कर रहा, ये भी आई डोंट नो, ये पेड नहीं कर रहा, व्हाट्स ओके। मैं जो है ना चला जाता हूँ। हाँ, यहाँ अभी आप देखो कि यहाँ पर ना मेरे पास दो सेंटेंस हैं, आई एम अलाइव, ठीक है, और आई एम डूइंग वेरी वेल। आई एम अलाइव एंड आई एम डूइंग वेरी वेल। मैंने यहाँ लिखी नहीं हुई। अच्छा, आपको इन दोनों सेंटेंस में एक चीज श्योर हो रही होगी, एक सेंटेंस काफी बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा है, और दूसरे सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो कम है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमने मॉडल को कोई चीज पास करनी होती है, हमने उसकी जो लेंथ है वो सेम रखनी होती है। तो लेंथ सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैडिंग को परफॉर्म करेंगे। पैडिंग क्या होगी, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, आपके पास एक इनपुट है x1 x2 x3, और ये है x4 x5। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, तीन। यहाँ पे कितने हैं, दो। जब ऐसा नहीं हो सकता, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स में सेम होने चाहिए। इसमें 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2। अब आप क्या करोगे, आप इसे पैड कर दोगे, आप जीरो ऐड कर दोगे, पैडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैड कर। अब पैडिंग का फायदा क्या होता है, ये आपको अटेंशन मास के अंदर ये डिस्प्ले हो। यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई लव यू और आई हेट। अब आई लव यू और आई हेट एक चीज का फर्क है, इस पीरियड का। यहाँ पे आपने पीरियड ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे पीरियड नहीं है। तो यहाँ पे अगर 4 वर्ड्स है तो यहाँ पे 3 वर्ड्स होंगे। अब क्या होगा कि आप इस सेंटेंस को 4 वर्ड्स बनाने के लिए एक पैड ऐड कर दोगे, जिसके यहाँ पे भी जीरो होगा और यहाँ पर भी जीरो होगा। ये इसकी टोकन टाइप आईडीज है, सॉरी ये इसकी इनपुट आईडीज है, और ये इसका टेंशन मास्क। अगर आपको ये सेम चीज यहाँ पे शो हो, तो यहाँ पर टेंशन मास्क है और यहाँ पर टोकन टाइप आईडीज। अच्छा, टोकन टाइप अटेंशन मास्क अगर आपको मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा डेप्थ में जाके, तो पुराने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर मैंने उसे काफी डेप्थ में एक्सप्लेन किया, अटेंशन मास्क का यूज क्या होता है, और काफी डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। आप वो जरूर देख लीजिएगा। टोकन टाइप आईडीज क्या होते हैं, तो ये आपको टोकन टाइप आईडीज बता रहा है कि कौन सा सेंटेंस पहला है, कौन सा सेंटेंस दूसरा है। तो 0 0 0 का मतलब ये है कि इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक जितनी भी इनपुट आईडीज हैं वो पहले सेंटेंस की। अगर मैं चीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करूं,
अब यहाँ पे देखो, अगर इनपुट आईडी 101 104 5257 से लेकर 102 तक है, और ये किस सेंटेंस की है? आई एम गुड। ठीक है, आगे ये सेपरेटर होता है और सीएलएस होता है, ये स्पेशल टोकन है, ये टोकनाइजर खुद ऐड करता है। तो 000 यहाँ तक ये बता रहा है कि ये एक सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक बताएगा कि ये सेकंड सेंटेंस है। सो आई एम गुड टिल सेपरेटर इज वन सेंटेंस, एंड देन आई एम बैड टिल सेपरेटर इज अनदर सेंटेंस। तो टोकन टाइप आईडीज आपको सिर्फ ये बताती है। ओके, अब टोकन टाइप आईडीज टोकनाइजर तभी आपको आउटपुट में फराहम करेगा जब वो उनके ऊपर प्री ट्रेन हुआ होगा। अगर कोई ऐसा टोकनाइजर भी आपको मिल सकता है जो आप टोकन टाइप आईडीज जो है वो ना दे। ऐसे समझ आ गई आपको? सर लास्ट लेक्चर में तो आपने ये नहीं बताया था कि टेंशन लेयर जो है ये बताता है कि कौन से वर्ड, जब हमने पैडिंग की थी कि तो पैडिंग जहाँ पे वर्ड्स नहीं थे हमने जीरो ऐड कर दिया, तो ये हम्म, बताता है कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप जीरो इंडिकेट करता है कि ये वर्ड इसमें नहीं है, यहाँ पे आपने एडिशन हाँ करनी है। इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं हाँ, था ये चीज था ना। तो अटेंशन मास्क आपको क्या बताता है? आप पैडिंग करते हो ना, तो जब जी आप जी पैड कर लेते हो किसी चीज को, तो अटेंशन मास्क जैसे ये मैंने, अगर आप मैं कहूँ कि ये मेरी वो आईडीज है, ठीक है, जी और मैंने इस आईडी को पैड कर लिया, तो जी ये क्या है? अटेंशन मास्क क्या है? अटेंशन मास्क बता रहा है भाई जब मॉडल इस सेंटेंस के ऊपर वर्क कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, तो जी इसके ऊपर ध्यान देना है, इस वाली आईडी पे ध्यान देना है, क्योंकि इसका अटेंशन मास्क 1 है, क्योंकि ये सेंटेंस में ऑलरेडी ऐड थी, ये सेंटेंस से ही एक्सट्रैक्ट की गई है। जी इसके ऊपर भी फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, इस पे भी करना है, इस पे भी करना है, लेकिन इस पे फोकस नहीं करना, क्योंकि ये पैड जी है, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं था, ये हमारी की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हमने इस पे आपने इसको जीरो सेट कर दिया। ये चीज जी मॉडल को बताएगी, ये जो लाइन है ये मॉडल को बताएगी कि तो किस इनपुट आईडी पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना। एग्जैक्टली। तो अपनी जो आपने एग्जांपल दिखाई है वहां पे आपने कहा कि ये जीरो जीरो शो कर रहा है कि ये ऑलरेडी हैं, वो सिर्फ ये बता रहा है ये कि वाली सर। हर मॉडल आपको 3 चीजें प्रोवाइड करता है: टोकन टाइप आईडीज, इनपुट आईडीज और अटेंशन मास्क। एक जी होगा इनपुट आईडीज। हमने लास्ट टाइम ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ये आगे आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया। जी जी। वो चीजें फिर आहिस्ते एक्सप्लेन करनी होती हैं, वो हर चीज एक साथ एक्सप्लेन करते हो तो अब ये अच्छा भी तो हो यहाँ सकता है ना। यहाँ पे ये शो हम्म, कर रहा है कि जीरो एक अलग वर्ड को सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन अलग सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ। मतलब तो अगर ये इससे ज्यादा सेंटेंसेस अटेंशन होते फिर मास का टू काम थ्री वही है फोर। जो वो होगा। ओके, बस ये कंफ्यूजन हो रही थी, मतलब इधर यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस थ्री और सेंटेंस फोर होता तो हम आगे टू 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 या थ्री 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 ऐड कर देते टोकन आईडी में। हम ऐड कर लेते, हम देख लेते क्या हो। जी जी। ओके, इसकी ये लिमिटेशन होगी कि ये सिर्फ 2 सेंटेंसेस पे काम करता हो, नॉट वर्किंग ऑन 3। तो सर ये टू सेंटेंसेस पे इकट्ठा है, तो जब हम बैच से मल्टीपल सेंटेंसेस देंगे उसके इसमें क्या होगा? नहीं, बैच जब आप देते हो उसमें भी 2 ही होती है, उसमें वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। ये मैं आज जाके देखूंगा कि ये क्यों नहीं कर रहा, मुझे कंफर्म नहीं है, आज मैंने ट्राई नहीं किया। बैच जब आप देते हो ना, तो यहाँ पर 1 इनपुट, और यहाँ पर 1 इनपुट, और यहाँ पर 1 इनपुट, दिस मेक्स अ बैच। तो ये सेपरेट ट्रेन होते हैं, ये सेपरेट, इन पे सेपरेट काम होता है, सेपरेट काम होता है, सेपरेट काम होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि ये जो इनपुट है ये उसके यहाँ पर आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस विल बी दिस विल रिमेन सेपरेट, दिस विल बी सेपरेट। वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में चीज आसानी से हो जाती है, बस उसका में फायदा होता है। दिस विल रिमेन सेपरेट इन बैच। ओके।
ये मैं जो है ना इसको मैं नोट कर लेता हूँ कि हम इसको 3 पे क्यों नहीं कर पा रहे। सो वी विल सी इसको। हाँ जी, तो ठीक यहाँ है। पे टोकनाइजर है। मैंने उसको टोकनाइजर को एग्जाम्पल डाली है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है। यहाँ पर भी टोकनाइजर है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल इन्होंने शो की है, और ये एग्जांपल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। कि CLS ये फर्स्ट सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, दिस भी फर्स्ट सेंटेंस में है, और ये वाला दिस जो है वो सेकंड सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने जो एग्जांपल शो की है वो टू टू सेंटेंसेस के लिए है, बट वी विल सी कि ये ऐसा क्यों नहीं कर। ओके। अच्छा, अब दूसरा काम क्या है, अगर मैं अपना डेटा सेट आपके सामने लाऊं तो वो कैसा था। वो कुछ यूं दिखता था, ठीक है। सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, लेबल, इंडेक्स। हाउएवर अब मुझे टोकनाइजेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है, इस पूरे डाटा सेट पे। और मुझे यहाँ पर ये वाले अब इनपुट्स चाहिए, इनपुट आईडीज भी चाहिए, टोकन टाइप आईडीज भी चाहिए, टेस्ट मार्क्स चाहिए। क्योंकि मेरा जो मॉडल है वो टेक्स्ट पे तो काम नहीं कर सकता ना, वो तो नंबर पे काम कर सकता है। उसके लिए तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये प्रोवाइड कर रहे हो तो वो काम करेगा। हम यहाँ पे सेम काम परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन क्या करेगा कि जब भी उसके पास कोई सेंटेंस आएगा, सेंटेंस में 2 चीजें हैं, सेंटेंस वन है, सेंटेंस टू है, तो वो उनको टोकनाइज करके मुझे वापस भेज दे। और यहाँ पे आपने बैच ट्रू सेट कर दिया है। बैच ट्रू करने से इसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफी फास्ट हो जाती है। बेसिकली ये जो कोड, ये जो आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, जो टोकनाइजर इस्तेमाल कर रहे हो, इसका जो बेसिक कोड है वो पाइथन में नहीं लिखा गया है, वो रस्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। और रस्ट लैंग्वेज है काफी फास्ट हो। यहाँ पे सिर्फ बताया कि अब आपके पास जो सेंटेंसेस हैं या जो डेटा सेट है, उसमें सेंटेंस वन है, सेंटेंस टू है, लेबल है, इंडेक्स है। अब इनपुट आईडीज भी आ गई, टाइप आईडीज भी आ गई, और टेस्ट मार्क्स भी आ गया, ठीक। अब मेरे लिए ये 3 चीजें बेकार, तो मेरे लिए पहले बेकार है। इंडेक्स का मैंने कुछ नहीं करना, सेंटेंस और सेंटेंस टू भी बेकार हो चुके। नाउ आई जस्ट नीड लेबल एंड दिस वो मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको आपके सामने दिखाऊं, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो ये सेंटेंस वन है, सेंटेंस सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, लेबल, इंडेक्स। अब इनपुट आईडीज, इतनी सारी इनपुट आईडीज है, फिर टोकन टाइप आईडीज है, और फिर टेंशन मास्क। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, काफी बड़ी इनपुट। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पहले जो है वो पैडिंग परफॉर्म करते रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने ट्रांसलेशन तो परफॉर्म किया है, हम पैडिंग क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डायनामिक पैडिंग। डायनामिक पैडिंग के लिए आप अज्यूम करो तो ये आपके पास एक डाटा सेट, और ये उसका इंडेक्स है, और ये नंबर ऑफ टोकन्स है। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग ये होती है ना कि आप पास जो मैक्सिमम लेंथ वाला सेंटेंस है, उसके जितनी उसकी लेंथ है वो लेंथ बाकी सब सेंटेंस की होनी चाहिए। तो मैक्सिमम यहाँ पे कौन है? 20, राइट। 20 से ऊपर कोई नहीं है। तो आपके अंदर यहाँ पे कितने सेंटेंस, आपको कितने टोकन्स ऐड करने पड़ेंगे? 10 10 करने। हमें 10 ऐड करने पड़ेंगे, और यहाँ पे हमें करने पड़ेंगे 16। सिमिलरली आपके दिमाग को 20 बनाना पड़ेगा। बट दिस अप्रोच इज नॉट वेरी मच गुड। उसकी वजह क्या है कि जितने ज्यादा मैं टोकन ऐड करूंगा, उतना ज्यादा मैं अपने मॉडल के ऊपर जो है वेट इंक्रीज कर दूंगा, उसकी कंप्यूटेशनल थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास इससे बेहतरीन अप्रोच है, उसे डायनामिक पैडिंग कहा जाता है। डायनामिक पैडिंग क्या कहता है? डायनामिक पैडिंग कहता है कि भाई पहले आप ही बताओ कि आपने कितने साइज का बैच बनाना है। तो मेरे पास कितने 20 है, मैं कहता हूँ कि मुझे 5 सेंटेंसेस का बैच बनाना है। तो सो दिस विल बी वन बैच, एंड दिस विल बी वन बैच, this will be one batch, and this will be one batch.
फिर डायनेमिक बिल्डिंग। अब जब बैचेस बनाते हो तो आप मॉडल को एक टाइम पर एक बैच बेचते हो, पूरा डाटा नहीं बेचते। अब ये डायनेमिक बिल्डिंग करता क्या है कि ये पूछेगा कि भाई इस बैच के अंदर, फर्स्ट बैच के अंदर मैक्सिमम टोकन्स वाला सेंटेंस कौन सा है। सो दैट इज 20, राइट, दैट इज 20। तो कहेगा कि यार इसमें 10 ऐड कर दो, सिमिलरली इसके अंदर भी 10 ऐड कर दो, इसके अंदर भी 10 ऐड कर दो, इसके अंदर भी 10 ऐड कर दो, ठीक है। तो अब जब ये वाला बैच आएगा तो इन सब की लेंथ क्या होगी, 20। अब जब सेकंड बैच भेज रहे हो तो अब वो दोबारा पूछेगा कि भाई इस सेकंड बैच के अंदर मैक्सिमम लेंथ वाला सेंटेंस कौन सा है, फर्स्ट मैक्सिमम टोकन है। तो आप बोलोगे वो कौन सा है भाई, वो 19 है। अब वो यहाँ पे 4 ऐड कर दो। अब कम से कम क्या हुआ कि आपने 1 टोकन रिड्यूस कर लिया। इसको भी आप 19 कर दोगे, इसको भी आप 19 कर दो। थर्ड बैच में जब आएगा तो पूछेगा कि भाई दोबारा वो करेगा कि भाई अब मैक्सिमम टोकन वाला कौन सा है, वो आप कहोगे 16 है। और पूछेगा ओके अगर भाई यहाँ पे 11 ऐड कर दो, मेक इट 16। यहाँ पर भी जो ऐड कर सकते हो इसको 16 बना दो। अब वो यहाँ पर आएगा, अब वो यहाँ पे पूछेगा तो 18 है तो इसको भी 18 कर दो, उसको भी 18 कर दो, इसे भी 18 कर दो। अब बजाय इसके कि हम पहले 20 करते, हमने हर एक बैच में से मैक्सिमम लेंथ वाला सेंटेंस निकाला, उसके बाद सबसे ज्यादा टोकन से, और उसके ऊपर हमने दूसरी और चीजें ऐड की। ये समझ आ गई कि हम डायनामिक पैडिंग क्या होती है, बजाय इसके कि आप जनरल पैडिंग हो। जी सर, आगे समझ। Right. तो अब हम डायनामिक पैडिंग को इम्प्लीमेंट, तो ये थी डायनामिक पैडिंग। अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ये कुछ सेंटेंसेस है जिसमें इसकी लेंथ 50 है, इसकी 59 है, 47 है, किसी की 67 है, तो उसकी किसके बराबर होना चाहिए, 67 के बराबर होना चाहिए। तो जब वो उसको डायनामिक पैडिंग लाता है तो सब किसके बराबर हो जाते हैं, 67 के बराबर। तो ये ट्राई आउट है, उसको आप ट्राई कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। अब हमने फाइन ट्यून कर, अच्छा फाइन ट्यून करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप खुद से सारा कोड लिखो, एक इनकी ट्रेनर एपीआई है। अभी आज हम ट्रेनर एपीआई को देखेंगे कि वो ट्रेनर एपीआई कैसे काम करती है। तो ये तो हमारे पास पुराना ही वो कोड है। नेट से लोड करो, डायनामिक पैडिंग लेकर आओ। तो हम इसको रन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये ट्रेनर एपीआई है इनकी। इस ट्रेनर एपीआई के अंदर आपने ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड करना है, वैलिडेशन डेटा सेट प्रोवाइड करना है, टेस्ट डेटा सेट प्रोवाइड करना है, टोकनाइजर बताना है, कौन सा मॉडल है वो बताना है, मैट्रिक्स बताना है। मैट्रिक्स होता है कि आपको पता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाइपर पैरामीटर्स बताने होते हैं। और डाटा क्लियर, डाटा क्लियर का मतलब डायनामिक पैडिंग। डायनामिक पैडिंग आपने बता दी, आपने ये सब देना, ये आपको ट्रेन करके दे देगा। आपने कोड खुद से नहीं लिखना, आप इसने मैप कर लिया। तो ये ट्रेनिंग आर्गूमेंट्स है। इनका मतलब क्या है कि इनका मतलब वो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हमने सेट करना है। तो अगर मैं ये ट्रेनिंग आर्गूमेंट्स आपको दिखाऊं, अगर आप इनको रीड करना चाहो, ट्रेनिंग आर्गूमेंट्स को हम यहाँ पर ही, तो ये वो सारे ट्रेनिंग आर्गूमेंट्स हैं और इन सब के आगे एक्सप्लेनेशन है, तो आप इनको जाके आराम से यूज कर सकते हैं। लिंक मैंने जो है उसमें दिया हुआ है। हम यहाँ से टेस्ट ट्रेनर, टेस्ट ट्रेनर के आर्गूमेंट्स जो है वो अपने मॉडल में डाउनलोड कर लेंगे या अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। हम दोबारा से मॉडल इंस्टॉल कर रहे हैं, हमने पहले भी किया था ये। ट्रेनिंग आर्गूमेंट्स अगर आपको डिस्प्ले कराऊँ तो ये सब ट्रेनिंग आर्गूमेंट्स, मैं इसको भी के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने ट्रेनर लाना है, ट्रेनर का मैंने क्या बताना है, मॉडल, कि किस मॉडल को मैंने फाइन ट्यून करना है।
हाइपर पैरामीटर्स या ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स क्या है, ट्रेन डाटा सेट कौन सा है, इवेल्युएशन डाटा सेट कौन सा है, डाटा कलेक्टर डायनामिक पैडिंग किस पे होगी, और टोकनाइजर कौन सा है। ये सब मैंने उसे बता दिया। ओके, अब मैंने इसको सिंपली ट्रेन करना है। और ट्रेन करने से पहले क्या होगा कि ये मुझसे कुछ चीजें पूछेगा। तो ये एक एपीआई है जो कि मैं से प्रोवाइड कर देता हूँ। अ, तो ये लिंक यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, ये वैन डीबी का लिंक है। अ, अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। इसके लिए होता क्या है कि जो ट्रेनिंग हो रही होती है उस ट्रेनिंग को विजुअलाइज करना, अगर आपने ये वो किस तरह की हो रही है, तो उसके लिए आप वैन डीबी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। सो नाउ यू कैन सी कि ये 3 ही पोचेस के लिए ट्रेन होगा, फॉर 3 पोचेस, ठीक है। और इतने स्टेप्स ट्रेन हो रहे हैं, ये काफी फास्ट ट्रेन हो रहा है। और अगर आप मैंने ये देखना हो कि ये ट्रेनिंग कैसी हो रही है, तो मैं इस यहाँ पे जाके देख सकता हूँ। सो लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ शो भी हो रही है। तो यहाँ पे कुछ दिखा तो रहा है, शो हो रहा है, but पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसे जिसको अभी इस्तेमाल नहीं किया कि वैंडी भी जो है वो उसी काम करता है। तो जब 500 स्टेप्स परफॉर्म कर लेगा, तो तब हमारे पास ये कुछ लॉस डिस्प्ले कर देगा। अभी ये रुक गया, ये आपका ट्रेनिंग लॉस। मैं ये सारी रोक रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा आगे चलना है, इसको आगे देखें। हम ट्रेनिंग आज करेंगे, लेकिन इस इधर नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। यहाँ प्रिडिक्शन होती है, वी विल सी इट सम टाइम एल्स। अच्छा, मैं जो है, जो ट्रेनिंग आर्गूमेंट्स थे उनमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। चेंजेस क्या कर रहा हूँ कि एक तो जो मेरे पास आउटपुट आएगी, कि जब मुझे ट्रेनिंग लॉस का पता लगेगा। अच्छा, अगर आपको पता है वैलिडेशन लॉस और ट्रेनिंग लॉस क्या होता है, किस उसका अंदाजा है। सबको पता लगता है। सर वैलिडेशन लॉस तो यही था कि मीन्स के हम ना डाटा किसी डाटा सेट पे ट्रेन कर लें एंड देन वैलिडेट कर लें कि इसका ना कितना लॉस आ रही है। मीन्स के जैसे हमने ना एग्जांपल ली थी कि ये सेंटेंस वन और सेंटेंस टू जो है आप इसमें कितना रिलेट कर रहे हैं। तो अगर वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे तो हम जब उसका ना लॉस कैलकुलेट करेंगे एट द एंड किसी अननोन पे, तो वो ना वैलिडेशन होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और अब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता, चलिए ठीक है। ओके, तो ये इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे अगर आपने इपोचेस रखा हो,
तो आपको वो ट्रेनिंग वैलिडेशन लॉस हर एक पहुंच के बाद बताएगा। लेकिन ये पहुंच को थोड़ा लेट है, तो मैंने उसको स्टेप्स पे कर दिया, तो मुझे हर 200 स्टेप्स के बाद वैलिडेशन लॉस बताना है, और टोटल नंबर ऑफ पहुंचेस कितनी थी। बाकी तो जैसे सेम है। ये हमने एक कंप्यूट मैट्रिक्स का फंक्शन बनाया। इसके लिए हमने इस लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया। ये लाइब्रेरी आपसे लेगी कि मुझे किस किस डेटा सेट का मैट्रिक बताना है। आप बताओगे कि ग्लू में एमआरपीसी का, फिर आप इसको लॉजिक्स मतलब के आपका जो आउटपुट है मॉडल की, और जब ट्रू लेबल है वो प्रोवाइड करोगे, और वो आपको चीज बता उसके मैट्रिक्स बता देगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या डिस्प्ले। ओके, अब आप देखें कि जब ये 200 पे जाएगा तो ये हमें बता देगा। तो ये कह रहा है कि वैल्यू डिफाइन नहीं है, उसकी वजह है कि बेसिकली ये नाउ शुड वर्क। तो 200 स्टेप्स के बाद हमारे पास वैलिडेशन लॉस तो आया है, ट्रेनिंग लॉसेस पे नहीं किया। और एक्यूरेसी है सम अराउंड 74%, और F1 स्कोर है 83%। तो क्या हम किसी हद तक अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। F1 स्कोर इंक्रीज हुआ, एक्यूरेसी इंक्रीज हुई, और वैलिडेशन लॉस भी इंक्रीज हो गया, जबकि हम चाहते हैं कि वैलिडेशन लॉस जो है इंक्रीज हो जाए। कि वैलिडेशन लॉस डिक्रीज हो गया क्या। अच्छा, आप में से किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ लें, तब जब तक ये ट्रेन होता है सवाल भी ले लेते हैं। फाइनली हमारी तो कोचेज हो गई हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो ट्रेनिंग लॉस है ये डिक्रीज हो रहा है, वैलिडेशन लॉस जो है उस तरह से डिक्रीज नहीं हो रहा। समथिंग इट्स नॉट समथिंग वेरी गुड। लेकिन चले, अभी अभी के लिए हमारे लिए ठीक है। अभी ऐसे हमने कोई एप्लीकेशन बना के इसको देनी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि कितनी आइट्रेशंस पर सेकंड हो रही है। अगर ये सेम काम मैं करता ना अपने सीपीयू पे, तो अभी जो है वो 100
स्टेप्स भी ना होते। इसकी वजह क्या है, क्या ये डोंट हैव जीपीयू। तो जब भी आप इससे ट्रेनिंग करनी हो, सो ऑलवेज ट्राई टू डू इट उनको लैब के जीपीयू पे या कैगल पे जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हो। ओके, हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस मुकम्मल हो गया। चलो, ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, अब हम इसके प्रेडिक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स पे आओ, तो लॉस है 78% और एक्यूरेसी है 81%, और F1 स्कोर है 86%। ओके, सो इट्स अ बिट गुड थिंग कि वो सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर पा रहे हैं। आइए, जो हमने जो फाइन ट्यूनिंग अभी करके देखी है, अगर हम थोड़ा सा और इसमें देखें इस प्रिडिक्शंस पे, ये हमारे पास प्रिडिक्शंस आ गई। सिंपल जो प्रिडिक्शंस है। ओके, तो ये प्रिडिक्शंस जो है, ये बेसिकली इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टॉर्च टॉप टेंशन। नाउ शुड वर्क। ठीक है, हमने इस पे सॉफ्ट मैक्स अप्लाई किया है। अगर आप ये वाली वैल्यू पिक करो और इसको प्लस कर दो इससे, तो शुड बी वन। यस इट इज, तो शुड बी वन। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ये इंडेक्स निकालने हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो मुझे ये निकालना है। तो ये मेरे पास वो इंडेक्स है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ प्रिडिक्टेड आईडीज। अब मैं जाऊंगा अपने डाटा सेट पे, जो मेरा डाटा सेट था, टोकनाइज डाटा सेट। फिर यहाँ से मैं लेबल निकाल। ठीक है,
यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लेबल्स हैं। बस अब मैं आपको शो करता हूँ कि कहाँ पे कोई एरर आया हो। एक्चुअल हमारे पास है लेबल्स और प्रेडिक्टेड है। अब आप देखोगे जो एक्चुअल लेबल था, ठीक है, वो वन था, प्रेडिक्टेड पे वन रहा। यहाँ पे एक्चुअल वन है, प्रेडिक्टेड वन रहा। बट यहाँ पे एरर आया, एक्चुअल जीरो है बट उसने वन प्रेडिक्ट करके दिया। और सिमिलरली यहाँ पे बताया कि एक्चुअल जीरो है बट उसने वन प्रेडिक्ट करके दे दिया कि वन है। तो इसी वजह से हमारी जो एक्यूरेसी है वो डिक्रीज होगी 80% पे। 20% का हमारे पास एरर रेट। तो ये हमने कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी थी, जिसमें से हमने देखा कि हमारे मॉडल ने 80% जो है वो चीज़ें वो सीख लिया, वो सही तरह से काम कर रहा है। बाकी संभव उसमें कुछ एरर है। तो आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। आगे एक फुल ट्रेनिंग है, आई मीन से अगर हम सवाल लेते हैं। अच्छा, वो ट्रेनर एपीआई में और फुल ट्रेनिंग में सिंपल एक फर्क है कि ये जो ट्रेनिंग, आज ये जो फुल ट्रेनिंग है, इसमें सारा कोड आप लिखते हैं ट्रेन करने के लिए। लेकिन जो ट्रेनर एपीआई उसमें हमने सिर्फ चीज़ें पास करनी है, ट्रेनिंग का कोड उन्होंने खुद लिखा होता है, वैसे आप उसमें कुछ नहीं करना। तो सब सवाल है। सब क्लियर है इसमें। ठीक है। तो ये जो फुल ट्रेनिंग है इसमें सब चीज़ें सेम है। मैं इसका आपको एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे देता हूँ पहले। फुल ट्रेनिंग में क्या होगा कि जब आप डाटा सेट को प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपका डाटा सेट इस तरह से होता है: सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, इंडेक्स, लेबल, इनपुट आईडीज, अटेंशन, मास्टर। आपने ये दो सेंटेंस रिमूव कर देने हैं, ये हमें नहीं जरूरत, ठीक है। और ये वाला भी रिमूव हो जाएगा, लेबल रह जाएगा और ये चीज़ें रह जाएंगी। और जो लेबल्स वाला जो कॉलम है, आपने इसको लेबल्स में कन्वर्ट कर देना, मतलब कि इसका नाम चेंज करके आपने लेबल्स बना। नेक्स्ट, तो ये डाटा सेट है, ठीक है। अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डाटा लोडर का। डाटा लोडर क्या होता है कि आपके डाटा को बैचेस में कन्वर्ट करता है। मिसाल के तौर पर आपके पास 9 रोज का डाटा सेट है, 9 रोज का। आप उसे कहते हो कि भाई मैंने बैचेस बनाने हैं 3 रोज के। तो ये आपके पास ही एक ये बैच बन जाएगा, ठीक है, 3 रोज का। एक बैच ये बन जाएगा और एक बैच बनेगा। तो दिस इज वन बैच, दिस इज सेकंड बैच, एंड दिस इज थर्ड बैच। तो अभी हम इस चीज को देखते हैं कि ये तो हमारे पास पुराना काम है जो हमने पहले भी किया। डेटा सेट ऑटोमेनाइज कर लिया, डाटा कलेक्टर मतलब कि डायनामिक पैडिंग फॉर्म करवाने के लिए हमने डाटा कलेक्टर को लाना था, वो कर लिया। अब हम यहाँ पे डाटा सेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप रिमूव कर रहे हैं कॉलम्स कौन से, सेंटेंस वन, टू और IDX। इन कॉलम को आप रीनेम कर रहे हैं और आप इसको सेट कर रहे हैं कि ये जो कॉलम के अंदर जितने भी नंबर है वो पार्ट और टेंशन में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद आप कॉलम्स का नाम ले आ रहे हैं, लेबल्स है, इनपुट आईडीज है,
टोकन टाइप आईडीज और ट्रेशन मास्क। अभी डेटा लोडर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो आपसे क्या लेगा, डेटा सेट लेगा। शफल, शफल का मतलब ये होता है कि वो रोज को शफल कर देता है, आगे पीछे कर देता है। बैच साइज कितना होगा, 8 का। और कुलिएट फंक्शन, डायनामिक पैडिंग फंक्शन। अभी अगर आप बैच देखें, आपके पास हर बैच में 8 रोज है। सर और मैक्सिमम, जी जी। सर ये शफल हम इसलिए करते हैं ना कि हमारे पास ओवर फिटिंग ना हो सके। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक हाँ, क्योंकि हो सकता है कि डेटा वो जिस तरह से पढ़ो, ये 1 है तो इधर भी 1 है, एंड पे कहीं जाके 0 वाली रूट स्टार्ट, तब शफल कर देते हो चीज़ों को। आगे डेटा में वैरायटी भी ज़्यादा बन जाती है इससे। इम्पोर्ट ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ये हमने मॉडल लिया है। चेक पॉइंट्स हमारे पास पहले से मौजूद है। हम उसको बता दिया कि नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे केस में इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट। ये हमने पहले परफॉर्म किया था। आउटपुट्स एडम डब्ल्यू का आप ला रहे हो, एडम डब्ल्यू का बता रहे हो कि मॉडल के पैरामीटर्स कितने और लर्निंग रेट क्या देना। अब लर्निंग रेट ना भी दो तो फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से इसमें सेट होता है। कितने नंबर ऑफ पॉचेस के लिए, 3 के लिए। नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्टेप कितने होंगे, तो आप नंबर ऑफ पॉचेस मल्टीप्लाई बाय ट्रेन डाटा लोडर से आप मल्टीप्लाई करो तो पता लग जाता है। लेट्स सी। सो 459 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 1377। ठीक है, इतने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, मतलब कि इतने बैचेस ट्रेन डाटा लोडर के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये लर्निंग रेट स्केड्यूलर है। इसको अगर आप रीड करना चाहो, इसको गूगल से देख लेना। तो बस इससे ये बताता है कि लर्निंग रेट में क्या फर्क आएगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। क्योंकि बेसिकली हम लर्निंग रेट जो है वो सेम रखते हैं ट्रेनिंग के दौरान। बट अब ये भी हो सकता है कि आप लर्निंग रेट को ट्रेनिंग के दौरान डिफरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जीपीयू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने निकाल लिया कि मैं आइदर सीपीयू या जीपीयू। अब यहाँ पे सेम जो है वो ट्रेनिंग होगी, तो आपके सामने सेम ट्रेनिंग परफॉर्म होगी। तो बिल्कुल ये सिमिलर चीज़ है जो कि मैंने पहले देखी, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ओके, ये तो मैं चाहूँगा आपको कोडिंग का ये प्रोवाइड कर दूंगा। ये फाइल आप ये देख लेना। हम एक्सीलरेट पे आते हैं। अच्छा, पता क्या है कि आपका जो सिस्टम है ना, उसके अंदर बहुत सारी सीपीयू होती है या कोर्स होती है, ठीक है। और आप हर दफा जब भी कोई काम करते हैं उसको एक कोर या एक दो कोर उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी कोर्स हैं और आप चाहते हो कि ट्रेनिंग फास्ट हो, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर कोई काम हो रहा है, आप कहते हो कि यार 25%, कोई और इस पे काम कर ले, 25% कोई और काम कर ले, 25% कोई और काम कर ले। तब यहाँ पर एक ही कोर ने पूरा काम करना था, आपने उसको रिड्यूस कर दिया, अपना टाइम जो है वो रिड्यूस कर लिया ट्रेनिंग का। कि आपने 4 कोर साइन कर दिए तो हर कोर ने काम डिवाइड कर लिया। सिमिलरली एक्सिलरेट का, इनके पास क्लास है, ये सिमिलर काम करे, ठीक है। यहाँ पे भी ये काम इसलिए नहीं करेगी कोलैब के अंदर, कि कोलैब के अंदर मेरे पास एक ही जीपीयू है तो उसके अंदर कोई कोर नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा चीज कोई परफॉर्म नहीं करेगी। तो सर ये ट्रेनिंग जो जब हो गई है तो उसके बाद, जी जी। ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड जो था वो उसके बारे में, ये जीरो ग्रेड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हाँ, होता क्या है कि आपने क्या करना होता है, डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होते हैं।
आपने ना डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होते हैं यहाँ हिडन पर आके, हिडन पे भी और आउट। जब आप एक बैच पास कर देते हो अपने मॉडल को, और जब उसके डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाते हैं, तो वो डेरिवेटिव स्टोर होते हैं। डेरिवेटिव उसमें स्टोर होते हैं। अब हो क्या रहा होता है कि जो डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट होंगे ना, वो यहाँ जाके ऐड हो जाएंगे, कुछ यहाँ जाके ऐड हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास कोई एक डेरिवेटिव आता है और आप उसके साथ मॉडल को अपग्रेड कर। मान लें कि मेरी फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग हो गई है, अब मैं सेकंड बैच में जा रहा हूँ। अब होगा क्या कि वो जो वेरिएबल जिसने डेरिवेटिव स्टोर किए हुए हैं, उसके अंदर पुराने डेरिवेटिव पड़े हैं। अगर वो पुराने डेरिवेटिव न्यू डेरिवेटिव में ऐड हो जाए, तो ट्रेनिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है? जो पहले बैच के डेरिवेटिव थे, वो उसके अंदर स्टोर है। अगर वो पहले बैच के डेरिवेटिव जिनका दूसरे बैच में ताल्लुक ही नहीं है, उसके डेरिवेटिव्स के साथ ऐड हो जाए, तो आपकी ट्रेनिंग में फर्क आ जाएगा। सीधा तो आपका मॉडल लर्न ना कर सके, सीख ना सके। ठीक है? तो ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो के ऐड क्या करता है कि उस वेरिएबल में जितने डेरिवेटिव पड़े होते हैं, उन सबको जीरो पे सेट कर देता है। अब जितने भी वेरिएबल्स है, जिस भी वेरिएबल में जो भी डेरिवेटिव है, वो सब जीरो हो जाएंगे। आपकी जब एडिशन होगी, तो वही पुराने बैच का कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसमें। तो ये होता है ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो। इससे क्लियर है, थैंक यू। तो यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग परफॉर्म हो गई है। और हम यहाँ में भी एक्यूरेसी 85% है, और रेफरेंस स्कोर जो है वो 89% के अराउंड आया है। हमने दो तरीके देखे कि या तो आप ट्रेनर ट्रेनर एपीआई का इस्तेमाल कर लो, या आप फुल ट्रेनिंग का कोड खुद लिखो। अब यहाँ पे आपको इतना सारा कोड खुद लिखना पड़ेगा अगर हमें फुल ट्रेनिंग। ओके। अच्छा, इसके अलावा मैंने ना एक और कोड लिखा था, उसके अंदर मैं जो आपको भी मैंने और जो है वो मॉडल फाइन ट्यून किया था इस डाटा सेट। यहाँ पे डाटा सेट होगा कोला। कोला पे फाइन ट्यून किया था। कोला का डाटा सेट में एक ही सेंटेंस होता है, और वो ये बताता है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। वन मोर सूडो जनरलाइजेशन और आई एम गिविंग द, तो ये ग्रामेटिकली जो है वो एक्सेप्टेबल सेंटेंस। ठीक है? और अगर कोई अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल सेंटेंस हो जाएगा, ये कोई अनएक्सेप्टेबल है। वी येल्ड आवरसेल्व्स, वी येल्ड हैरी हॉर्स, तो ये ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल। इसका कोड भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप वो जरूर देखिएगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि चीजें कैसे काम कर रही है। तो कम से कम आपने फिर दो तरह के मॉडल जो है फाइन ट्यून कर लिए। तो किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले, हमने आज इतना ही देखना था। कल जो है हम देखेंगे कि हम अपने मॉडल्स या टोकनाइजर को कैसे शेयर कर सकते हैं और कैसे लोड कर सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन को एंड कर देते हैं।
हाँ, ये मैं चीज़ें ये ना आपको कल शेयर कर दूंगा। कल शाम तक मैं शेयर कर दूंगा, कुछ चीज़ें सेट करके मैं आपको स्लाइड्स डॉक्यूमेंट्स में ना वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, मॉडरेटर्स या मेरे ख्याल में उन्होंने सेट किया हुआ है, ये सेशन सुबह खुद ही 12 बजे एंड हो जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। अगर आप में से किसी ने सवाल करना हो तो कर ले, किसी ने लीव करना हो तो लीव कर सकते हैं।